सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैंने अपने दिल में बहुत सारे सपने सजा रखे थे शादी के लिए कि मेरा पति ऐसा होगा, वैसा होगा। शादी के दिन खूब तैयार होकर अपने पति का इंतजार करूंगी। मुझे तो यही लगता था, शादी के बाद लड़की की ज़िंदगी बहुत ऐशो आराम में बीतती है। वह बिल्कुल आम सी शकल सूरत वाली क्यों न हो, उसका पति उसे उस आंखों पर बिठा कर रखता है, जैसे मेरे भाई ने किया था और वह भाभी से मोहब्बत करते थे। अब मुझे भी यही आशा थी कि मेरा पति भी मुझे महारानी बनाकर रखेगा। मैंने अपनी शादी की हर तैयारी खुद ही शुरू कर दी। हर चीज़ में बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया था। अपना सामान शॉपिंग भी खुद किया था। यूं ही दिन बीत रहे थे और मैं विदा होकर अर्जुन के घर आ गई थी। मेरा पति हैंडसम और डैशिंग आदमी था। वह दूल्हे के रूप में बहुत ज़्यादा जच रहा था। मुझे फूलों से सजी सेज पर बिठा दिया गया था। मैं अर्जुन का इंतजार करने लगी थी। शादी के बाद हम दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं था, इसलिए मैं चाहती थी कि शादी के रात ही हम दोनों के बीच अजनबी वाली दूरी खत्म हो जाए। मैं अर्जुन से ढेर सारी बातें करना चाहती थी। मैं शुरू से ही बड़ी चुलबुली सी लड़की थी। मैंने ज़िंदगी के एक एक पल को पूरा एंजॉय करके जीती थी। अभी यही चाहती थी कि मैं अपने पति के साथ बहुत एंजॉय करूँगी। मैं उससे बात करने की प्रैक्टिस भी करनी शुरू कर दी थी। मैंने एक एक शब्द को सोच कर रखा हुआ था। मैं अपने पति से क्या कहूँगी जब मुझे कहेगा तुम प्यारी लग रही थी चंपा। मैं तो आगे से मुस्कुराकर उसे थैंक्स कहूँगी। मुझसे कहूँगी मैं तो हुई ही प्यारी। जैसे ही दरवाजे पर आने की आहट हुई, मैं घूंघट गिराकर बैठ गई थी। दरवाज़ा खुला, मेरा पति कमरे के अंदर आ गया। मेरे सामने बैठ गया था। मैं शर्मा रही थी। अर्जुन ने मेरा घूंघट पलट दिया था। अब मुझे गौर से देख रहा था, बिना कुछ कहे चुपचाप। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, इसलिए नजरें उठाकर मैंने अपने पति की तरफ देखा था। उसके चेहरे पर इस तरह के असर दिख रहे थे। बड़ी देर तक मुझे चुपचाप घूरता रहा। फिर आखिरकार वह बोल ही पड़ा था। कहने लगा, तुम बहुत प्यारी हो चंपा। मुझे लगता है तुम्हारे चाहने वाले भी बहुत होंगे। मैं ये बात सुनकर चौंक गई थी। यूं तो मैंने बहुत सवाल की तैयारी कर रखी थी। ये जवाब दूंगी, वो कहूंगी, मगर ये सवाल ऐसा था जिसके बारे में मैंने अपने दिमाग में भी नहीं सोचा था। मैं बड़ी देर तक चुप रही। तब अर्जुन कहने लगा, मैंने तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख दिया है चंपा। लगता है कि तुम्हारे आशिकों की लाइन बहुत लंबी होगी। अब की बार अर्जुन ने मेरे किरदार पर उंगली उठाया था। मैंने जल्दी से बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा कोई आशिक नहीं था। अगर कोई मुझे चाहता भी होगा तो मुझे उसके बारे में नहीं मालूम, ना ही मैंने जानने की कभी कोशिश की। अर्जुन कहने लगा, तुम्हें ज़्यादा बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सच सच बताओ, शादी के पहले तुम्हारे कितने यार थे? अब की बार तो मैं बिल्कुल रो पड़ी थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरह के सवाल का क्या जवाब देना चाहिए। मैं बोली, अर्जुन आपको नहीं लगता क्या हमें इतनी खूबसूरत रात में इस तरह की बातों में बिताना चाहिए? हमें एक दूसरे को जानने की कोशिश करना चाहिए। अर्जुन कहने लगा, ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि आज हमारी शादी की पहली रात है। तुम्हें तो शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। देखो तो कैसे बातें कर रही हूँ। मुझे यही लग रहा है तुम्हें लड़कों से बातें करने की आदत है। मैं जो भी कहती थी अर्जुन उसे मेरे खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए मैं चुप करके बैठ गई थी। मैं अपनी जात का ज़्यादा तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी। अर्जुन कहने लगा, सबसे पहला इश्क तुम्हें कब हुआ था? अर्जुन ने अपना सवाल फिर से दोहरा दिया था और मैं चाहती थी कि मैं बिल्कुल चुप रहूं। अर्जुन कहने लगा, अच्छा तो तुम मुझे अब जवाब नहीं दोगी? क्या परवरिश की है तुम्हारे माँ बाप ने? अर्जुन की ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू गिर रहा था। मुझे समझ में आ गया था कि मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में होने वाली है, मगर मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि अर्जुन मेरे साथ क्या करने वाला है। अर्जुन उठकर कमरे से बाहर निकल गया था और फिर थोड़ी देर के बाद ही वापस आ गया और कहने लगा, चंपा मुझे फिर से सुनाओ अपने आशिकों के किस्से। मैंने सर उठाकर देखा तो अर्जुन के पीछे बहुत सारे लोग खड़े थे। मैं तो दंग ही रह गई थी। मैं तो पहले से ही रो रही थी। उस चीज़ का अर्जुन ने फ़ायदा उठाया था। वो कहने लगा, देख रहे हैं ना आप, मेरी पत्नी मेरी सेज पर बैठकर कैसे किसी और के लिए रो रही है। जैसे ही मैंने चंपा का घूंघट उठाया, मेरी पत्नी ने झट से कह दिया कि खबरदार, मुझे हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी शादी तुमसे हो गया है तो क्या हुआ? मैं चाहती तो किसी और को हूँ। मैं तुमसे डिवोर्स लेकर अपने आशिक के पास चली जाऊंगी। मुझे अब आप ही बताइए, मैं ऐसी उल्टा लड़की का क्या करूँ जो मुझे शादी की पहली रात ही अपने महबूब के किस्से सुना रही है? मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और बोली, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अर्जुन झूठ बोल रहा है। ये बात सुनकर अर्जुन पलटा था और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। उसने बड़ी जोरों से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। मैं तो अपने आप को काबू न रख पाई और बेड पर गिर गई। अब वो मुझ पर दहाड़े मार रहा था। एक तो तुमने मेरा दिल दुखाया, दूसरा तुम मुझ पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा रही हो। फिर अपने साथ आए हुए लोगों के साथ बात करता हुआ वह कह रहा था, मुझे अब क्या करना चाहिए।
उस घर की औरतें तो कहने लगी ऐसी लड़की को डिवोर्स दे देनी चाहिए, जबकि आदमी बोले कि तुम दोनों मियाँ बीवी की समस्या है, जैसा अच्छा लगता है तुम करो। अचानक एक लड़की आगे बढ़ी थी। वह कोई और नहीं बल्कि मेरी इकलौती ननद थी। मैं बिल्कुल डर कर 2 कदम पीछे हटी थी कि न जाने ये अब मेरे साथ क्या करने वाली है, मगर उसने तो मेरा हाथ पकड़ लिया और अर्जुन से कहने लगी शादी में आए हुए मेहमानों के सामने ये तमाशा लगाने की क्या ज़रूरत थी। इतना कहकर वो मुझे अपने साथ ले गई थी। उसने मुझे बेड पर बिठाया तो मैं रोने लगी और अपनी सफाई में बोली कि जूही भगवान की कसम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वह कहने लगी तुम्हें किसी तरह की सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने भाई के सारे करतूतों को अच्छी तरह से जानती हूँ। भाई ने अब तक अपने 5 पत्नियों के साथ ऐसा ही कर चुके हैं। वह घर आए हुए मेहमानों के सामने अपनी पत्नी को बदनाम कर देते हैं और फिर सुबह होते ही दुल्हन को गायब कर देते हैं। फिर शोर मचाकर कहते हैं वह अपने आशिक के साथ भाग गई है। मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया था। मैं बोली अब मैं क्या करूं? क्या मेरे साथ भी ये सब होगा? मेरी ननद कहने लगी अब आप चुपके से मेरे कमरे में सो जाना, मैं सब संभाल लूंगी। मैं आपको भाई के जुल्म का शिकार नहीं होने दूंगी। मेरा भाई बहुत बुरा इंसान है। उसने मासूम लड़कियों के साथ जो कुछ किया इस वजह से मुझे उनसे नफरत हो गई है। पहले तो मैं कुछ ना समझती थी और कुछ कर नहीं पाई, मगर अब मैं वादा करती हूँ आपको भाई के जुल्म का शिकार नहीं होने दूंगी। सच कहूँ तो मुझे अपने भाई से बहुत गहरा नफरत है। दिल चाहता है कि उसे सबके सामने बेनकाब कर दूं, मगर फिर ये सोच कर रह जाती हूँ जैसा भी है तो मेरा भाई ही, मेरा अपना खून है। मैं तो बिल्कुल अपनी ननद की बातें सुनकर बहुत घबरा गई थी और बोली अगर ऐसी ही बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं ये शादी ही नहीं करती। जूही कहने लगी भाई आपसे शादी न करते तो फिर वो किसी और के साथ कर लेते, किसी न किसी को तो इस तरह जलील करना ही था। मगर आप फिक्र ना करो, इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। मुझे जैसे ही मौका मिला मैं आपको यहाँ से भगा दूंगी, नहीं तो फिर भाई आपको गायब कर देगा, आपका तो सुराग भी नहीं मिलेगा। मैं अपनी ननद की बातें सुनकर बड़ा डर गई थी। मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। ये घर तो अब मेरे लिए सबसे ज़्यादा खतरे में लग रहा था। मुझे यहाँ पर रहते हुए बहुत डर लग रहा था। खैर यूं ही आंखों आंखों में रात कट गई थी। सुबह मैं जब तक कमरे से बाहर नहीं निकली, जब तक सारे मेहमान अपने अपने घर को वापस नहीं लौट गए, मैं तो किसी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं थी। इस सब में मेरा साथ जूही ने दिया था। उसने ही मुझे राय दिया था किसी के मुंह लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सुबह होते ही सब मेहमानों को विदा कर दूंगी, फिर तुम्हारा और भाई की समस्या भी सुलझा लेंगे। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। अर्जुन ने जो हरकत शादी की पहली रात ही कर दी थी, इसकी वजह से वो मेरे दिल से उतर गया था। मगर मैं अपने माँ बाप के घर वापस नहीं जा सकती थी और न मैं जाना चाहती थी। अर्जुन ने तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। खैर अब सब मेहमान घर वापस चले गए तो जूही ने अर्जुन और मेरे को आमने सामने किया। अर्जुन कहने लगा जूही तुम इस कैरेक्टर लेस लड़की को मेरे सामने मत लाना, उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं अब इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तब मैं आगे बढ़ी और बोली मैंने कोई दुख नहीं दिया, मेरे कैरेक्टर पर सवाल आपने उठाया, मैं उस चीज़ के लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। अर्जुन के लबों पर बड़ी गंदी सी मुस्कुराहट फैल गई थी और कहने लगा तुमसे माफ़ी मांग भी कौन रहा है। इतना कहकर अर्जुन आगे बढ़ गया था, जबकि मैं खड़ी की खड़ी रह गई। जूही कहने लगी तुमने अब क्या सोचा है? मैं तो तुम्हें ये मशवरा दूंगी अपने घर वापस चली जाओ। अर्जुन ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। मगर तुम पहली लड़की तो नहीं हो ना, उसने पहले भी कई लड़कियों के साथ ये सब किया और फिर अपनी पत्नी को भी गायब कर देता है। लोग तो यही समझते हैं जो पत्नी अपने पति के शादी की पहली रात अपने आशिक की बात करती है फिर वह घर से भाग भी सकती है। अब मुझे इस बात का डर है कहीं भाई तुम्हें भी गायब ना कर दे, फिर तो तुम्हारा भी कोई सुराग नहीं मिलेगा। मुझे नहीं मालूम पहले वाली लड़कियों के साथ क्या अंजाम हुआ, वह इस टाइम किस हाल में हैं, जिंदा भी हैं या मर गई हैं। मैं जूही की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी, यहाँ तक कि मेरे आंखों से आंसू बहने लगे थे। जूही कहने लगी भाभी रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपको एक मशवरा दे रही हूँ, आगे फिर जो आपको अच्छा लगता है वही करो। मैं बोली अपने माँ बाप के घर वापस मैं नहीं जा सकती, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। जूही कहने लगी ऐसी भी क्या मजबूरी है? तब मैं उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। जूही ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सोफे पर बिठा दिया और कहने लगी कुछ तो बताइए, आखिर आपके दिल में क्या चल रहा है? तब मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी दास्तान उसके सामने खोल कर रख दी थी। मैंने उसे बता दिया था कि मेरे पापा की मौत तो मेरे बचपन में ही हो गई थी। तब मैं अपनी मम्मी की इकलौती औलाद थी। मम्मी विधवा होकर अपने माँ बाप के घर आ गई थी।
तो उन्होंने मम्मी से कहा कि हम तुम्हारी दूसरी शादी करना चाहते हैं। मम्मी ने मना कर दिया था। मम्मी बहुत रो रही थी कि मैं अपने मरे हुए पति के साथ बेवफाई नहीं कर सकती, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। तब नानी ने कहा, अगर हमें कुछ हो गया खुद सोचो कि तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारी बच्ची का क्या होगा। तुम जवान हो अभी, तो तुम्हें कोई भी रिश्ता मिल जाएगा, लेकिन आगे हालात ऐसे आएंगे, तुमसे ना तो कोई शादी करेगा और ना ही तुम्हें कोई सहारा देगा, तुम बिल्कुल अकेली रह जाओगी। नानी ने बहुत मजबूर कर दिया था, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी की हामी भर ली थी, मगर शर्त ये रखी थी कि मैं अपनी बेटी को भी साथ लेकर जाऊंगी। मेरे सौतेले बाप ने इस शर्त को खुशी खुशी मान लिया था। उसने कहा था, मैं अपनी पत्नी की बेटी को अपना लूंगा, उसे अपने बच्चों की तरह ही प्यार करूंगा, बस वह हमारे घर आ जाए। मम्मी बहुत खुश हो गई थी। ये बात सुनकर उन्हें दिलासा मिल गया था। जब मम्मी के साथ विदाई होकर उनके घर आ गई तो मेरा सौतेला बाप सच में अच्छा था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, मुझसे प्यार भी करता था। लेकिन फिर जब मम्मी के यहाँ उनकी औलादें हुई तो मेरा सौतेला बाप मुझसे अपना मुंह मोड़ लिया था। अब उसे मैं बोझ लगने लगी थी। पहले उसने मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था, लेकिन फिर सरकारी स्कूल में डाल दिया और यही कहा, घर का खर्चा बढ़ गया है, मैं उसके लिए प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं दे सकता। मम्मी चुप कर गई थी। फिर मम्मी के यहाँ 2 लड़के पैदा हुए थे। मुझे काम वाली मौसी का दर्जा दे दिया गया था। मम्मी मेरे लिए नाराज़ तो रहती थी, उदास भी रहती थी, मगर मेरे सौतेले बाप को तो जैसे किसी चीज़ की परवाह भी नहीं थी। जब मैं जवान हुई तो मैंने सोचा, इस घर से जान छूट जाएगी, मैं अपने पति के घर ऐशो आराम भरी जिंदगी बिताऊंगी, तभी वहाँ मेरी हैसियत इस घर से तो अच्छी होगी। मगर मेरे सौतेले बाप ने तो मेरे लिए ऐसा रिश्ता ढूंढा था जिसे उनको बहुत मुनाफा मिलने वाला था, यानी कि वो मेरी शादी एक बूढ़े अमीर आदमी से कर देना चाहते थे, जो मेरे रिश्ते के लिए वे 50 लाख रुपए दे रहा था। मगर इस तरह की शादी से ना मैं और ना मेरी माँ राजी नहीं थे। मैं एक जीती जागती इंसान हूँ, मैं किसी के फायदे के लिए अपनी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकती थी। इस समय मम्मी ने भी मेरा साथ दिया था और रिश्ते कराने वाली से कह दिया कि मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता ढूंढ दो। मेरी मम्मी ने ये सब कुछ खुफिया तौर पर किया था, उसके बारे में पापा को भी कुछ मालूम नहीं था। मैं और मम्मी इस सब में कामयाब हो गए थे। आखिरकार मेरे लिए अर्जुन का रिश्ता आ गया था। मैं बहुत खुश हुई थी। हमने पापा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। पापा मुझे और मम्मी को शादी की शॉपिंग करने के लिए ढेरों पैसे दिया करते थे। वे अब तक यही समझ रहे थे कि मैं बूढ़े से शादी करने के लिए राजी हो गई हूँ, इसी वजह से मैं खरीदारी कर रही हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो अर्जुन के साथ शादी की तैयारी कर रही थी। मैंने हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, खूब हल्ला गुल्ला किया। अपने दहेज की सारी चीज़ें मैंने खुद ही खरीदी थी। जब मेरी शादी में 1 हफ्ता रह गया तब मम्मी ने पापा को ये सारी बात बता दी थी। पापा तो चीख मार मार कर रह गए थे। मम्मी को डिवोर्स देने चले थे, मगर फिर मम्मी के बच्चे भी आगे आ गए और मेरी सौतेली बहन ने मेरे लिए खड़ी हो गई और उसने कहा कि पापा, अगर आपको लगता है इस बूढ़े का रिश्ता इतना ही अच्छा है तो आप दीदी की शादी अर्जुन जीजा से कर दें और मेरी शादी उस बूढ़े से कर दो। ये बात सुनकर मेरा सौतेला बाप चुप कर गया था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए अब मेरे बाप ने अपने फैसले को ही बदल लिया था और मेरी शादी अब अर्जुन से हो गई थी। लेकिन अब अगर डिवोर्स लेकर वापस चली जाऊंगी तो मेरा बाप मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगा या फिर उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा और मेरी शादी उसी बूढ़े के साथ दोबारा करवा देगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं अर्जुन को एक और मौका दूंगी। मैं अपनी ज़िंदगी को किसी के लालच के भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। जूही बिल्कुल अफसोस में हो गई थी। वह कहने लगी, लालच से बच गई तो अर्जुन के हत्थे चढ़ जाओगी। फैसला आपके हाथ में है। मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, अर्जुन अच्छा इंसान नहीं है। मैं चुप कर गई थी। जिंदगी मुझे बहुत अजीब से मोड़ पर ले आई थी। जूही ने मेरे साथ इतनी अच्छाई कर रही थी कि वो मुझे अपने कमरे में सुलाने लगी थी। मुझे सोफे पर ही जगह मिली थी, मगर मेरे लिए ये भी बहुत अच्छा था। उसने मुझसे कहा था कि भाभी, आप मेरे कमरे में सो जाया करो जब तक आप किसी फैसले पर नहीं पहुंचती। मैंने भी हामी भर ली थी। 2 रातें मैंने बैठकर ही बिताई थी, मगर तीसरी रात मुझे नींद आई थी और मैं यूं ही चौथी रात खुद से बेखबर होकर सो रही थी जब अचानक मेरी आवाज़, किसी की गुनगुनाहट की आवाज़ सुनकर खुली थी। मैंने जल्दी से आंखें खोलकर देखी थी। सामने का मंजर बड़ा हैरान कर देने वाला था। जूही के सामने ही अर्जुन खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे के हाथ थामे हुए थे। अर्जुन रो रहा था। वह कह रहा था, जूही, तुम जानती हो ना मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जूही। जूही बोली, हाँ हाँ अर्जुन, मुझे तुम्हारी एक एक कुर्बानी याद है। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ।
तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ये सब बातें मेरे लिए बड़ी हैरान कर देने वाले थे। फिर जूही कहने लगी, अर्जुन तुम यहाँ से जाओ, उससे पहले कि तुम्हारी पत्नी जाग जाए। अर्जुन ने कहा, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तुमसे बस इतना कहूँगा कि तुम उसे गायब कर दो। इतना कहकर अर्जुन कमरे से बाहर चला गया था, जबकि मैं तो बिस्तर पर लेटी थर थर काँप रही थी। मैंने जूही को अपना सगा समझा था, मगर उस सब के पीछे तो उसी का हाथ था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। जूही मेरे पास आकर मुझे चेक करने लगी थी कि मैं सो रही हूँ या जाग रही हूँ। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली थी। मुझे यही डर था कि कहीं जूही को पता न चल जाए कि मैं जागी भी हूँ। खैर, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। सारी रात मैं भगवान से मदद मांगती रही थी। सुबह हुई तो मम्मी की कॉल आ गई थी। वह मुझसे पूछ रही थी कि बेटा तुम अपने घर में खुश तो हो ना। ये सवाल सुनकर मेरे जख्म हरे हो गए थे। चाहा कि उनसे कह दूं कि मैं एक दलदल से निकलकर दूसरे दलदल में फंस गई हूँ, मगर मैंने कहा, मम्मी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इतनी खुश कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मम्मी मेरी ये बात सुनकर खुश हो गई थी। उन्होंने इधर उधर की थोड़ी बातें करके फ़ोन बंद कर दिया था। अब मैं अपने अजीबोगरीब से ससुराल के बीच में बैठकर सोचने लगी थी, जब ये लोग मेरा रिश्ता मांगने के लिए मेरे घर आए थे तब मेरे पापा घर पर नहीं थे। मम्मी ने बड़ी राजदारी से ये सब कुछ तय कर दिया था। वे लोग एक भले इंसान महसूस हो रहे थे। मेरी ननद भी शादी से पहले अच्छी ही लग रही थी। वो मुझसे कहने लगी, भाभी हमारी मम्मी की मृत्यु हो गई है, अब आप ही हमारे साथ प्यार मोहब्बत से रहना है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वह जब अपने पापा के साथ मेरा रिश्ता लेने आई थी तो बड़ी खुश लग रही थी, मगर अब तो वो मुझसे कह रही थी कि मेरा भाई ही बुरा है। फिर दूसरी तरफ अर्जुन जूही से कह रहा था, ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। इस सब में सबसे ज़्यादा बुरा कैरेक्टर किसका था? अर्जुन तो हर टाइम अपने कमरे में ही बंद रहता था, बाहर तो निकलता ही नहीं था। मैंने सोचा मुझे अपने ससुर से सारी जानकारी ले लेनी चाहिए। इस बात का भी डर था, न जाने वे भी अपने बच्चों के साथ मिला हुआ तो नहीं। अगर उन्हें मालूम हो गया कि मैं उनके काले करतूतों को जान गई हूँ तो मुझे रास्ते से ही ना हटा दे। इस सब का आसान हल तो यही था कि मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊँ, खुद को उनसे बचा लूँ। मगर फिर सोचती, वे 5 लड़कियाँ जिनको अर्जुन पहले से ही गायब कर चुका है, न जाने वह कहाँ होंगी और किस हाल में होंगी। मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी का तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है, यहाँ से बच जाऊंगी तो एक बूढ़े का दिल बहलाने का सामान बनकर रह जाऊंगी। तो क्यों ना मैं कुछ अच्छा ही कर जाऊं। मैं उन 5 लड़कियों का पता लगाकर रहूंगी, उनके बारे में मालूम कर लूं। हो सकता है भगवान मुझसे राजी हो जाए और फिर मेरी मदद करे, मुझे इस मुश्किल से निकाल दे। मैंने बहुत सोच विचार की थी। आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंची थी कि मुझे कुछ भी करने से पहले अपने ससुर के पास जाना चाहिए। मैं उनके कमरे में गई तो मुझे देखकर हैरान रह गए और फिर उठकर खड़े हो गए और बोले, बेटा आओ, कैसे आना हुआ? मैं बोली, बस वैसे ही आपका हाल चाल मालूम करने आई हूँ। वह मुस्कुरा दिए और मुझे सोफे पर बैठने के लिए जगह दे दी। कहने लगे, तुमसे नज़र मिलाने की काबिल नहीं रहा। मेरे बेटे ने जो तुम्हारे साथ किया, उस टाइम मेहमानों से घर भरा पड़ा था। जब उसने तुम पर इल्ज़ाम लगाया, इस वजह से मैं कमरे में बंद होकर रह गया। यही सोच रहा हूँ, अगर तुमने मुझसे पूछ लिया, अंकल क्या आप मुझे इसलिए ब्याह कर लाए थे कि आपका बेटा मुझे बदनाम कर दे, तो मैं क्या जवाब दे पाता? बेटा, मैं जो बात अपने ससुर से कहना चाहती थी उसने पहले ही शुरू कर दी थी। मैं बोली, अंकल मुझे पता चला है कि अर्जुन पहले भी 5 लड़कियों के साथ ये सब कर चुका है, तो फिर आपने मुझे खबर क्यों नहीं दी? क्या आप नहीं जानते कि मैं अपने माँ बाप के घर में बड़ी मुश्किल हालात में ज़िंदगी बिता रही थी? मैंने यूं ही सोचा था कि ब्याह कर जब अपने पति के घर जाऊंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा भी कुछ ठीक नहीं हुआ। देखिए ना, यहाँ भी मेरे लिए कैसे हालात पैदा हो गए हैं। मेरे ससुर ने जब ये सब बात सुनी कि मुझे पता हो गया है अर्जुन पहले भी ये सब कर चुका है, तो मेरा ससुर कहने लगा, बेटा तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे तुम माफ़ कर देना। मैं बोली, मैं आपको माफ़ तो कर दूंगी, मगर क्या आप मुझे बता सकते हैं अर्जुन ऐसा क्यों करता है? मेरे ससुर ने हाँ में सर हिला दिया और बोले कि मैंने हर तरह की कोशिश कर ली, उसे पूछ सकूं, मुझे बताए तुम ये सब क्यों करते हो। यहाँ तक कि मैं जूही को भी ये ड्यूटी दी थी, जूही अर्जुन से मालूम करे कि ये सब क्यों कर रहा है, मगर जूही भी नाकाम रही। जूही से भी उसने अपना राज नहीं बताया। मैं चुप हो गई थी। मेरे ससुर कहने लगे, क्या तुम्हें मालूम हो गया? मैंने हाँ में सिर हिला दिया था और उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मैंने सोच लिया था कि अब ये केस तो मैं हल करके यहाँ से जाऊंगी। मैं उन 5 लड़कियों का भी सुराग लगाकर रहूंगी, आखिर उनके साथ क्या हुआ था। अब हर रात मैं बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक किया करती थी।
मगर जागती रहती थी कि शायद फिर से अर्जुन आए और मुझे जूही और अर्जुन का प्लान मालूम हो जाए। मगर यूं ही करते करते पूरा हफ्ता बीत गया था। मैं तो नाउम्मीद होने लगी थी कि शायद अब मुझे कभी मालूम ना हो पाएगा। अचानक उसी रात सब कुछ मेरे सामने खुलकर रह गया था। रात का टाइम था जब मुझे महसूस हुआ था कि कोई कमरे में आया हुआ है। मैंने थोड़ी सी आंखें खोलकर देखा था तो वह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। आज वह काफ़ी गुस्से में लग रहा था। जूही से कहने लगा, लड़की अभी तक इस घर में क्या कर रही है? मैंने जब तुमसे कहा था कि उसे यहाँ से चलता करो तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? जूही कहने लगी, भाई ये लड़की बहुत ढीठ है, नहीं जा रही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपकी जान उस लड़की से कैसे छुड़ाऊं। अर्जुन कहने लगा, ये अपने घर वापस क्यों नहीं जाती? ऐसा भी क्या है? तब जूही बोली, अर्जुन ये लड़की बहुत मजबूर है। उसका बाप उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से कर देना चाहता है, इसलिए ये यहाँ चुप करके बैठी हुई है और अपने घर वापस नहीं जाती। ये बहुत मजबूर है, उसे अपना लो, उसको यूं मत छोड़ो। अर्जुन ये बात सुनकर हैरान रह गया था। वह बोला, तुम क्या कह रही हो? तुम जानती भी हो ना इसका अंजाम क्या होगा? अगर मैं उस लड़की को अपना लूँगा और उसे अपने घर की छत दे दूंगा तो तुम बेइज्जत हो जाओगी और बेसहारा हो जाओगी। तुम कहाँ जाओगी? मुझे ये बात बता दो। अगर तुम्हें पापा ने घर से निकाल दिया तो मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा? जो कि मैंने उनसे वादा किया था। उसने हम दोनों से वादा लिया था कि ये राज हमारे साथ हमारे अर्थी पर ही जाना चाहिए। मैंने उस लड़की को अपना लिया, फिर ये सब कुछ खुल जाएगा, सबको मालूम हो जाएगा तुम लड़की नहीं हो, एक हिजड़ा हो। ये बात सुनकर मैं बिल्कुल दंग रह गई थी। मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। मैं बोली, तुम लोग ये सब क्या कह रहे हो? मुझे जागता देखकर अर्जुन और जूही घबरा गए थे। जूही फूट फूट कर रोने लगी थी। वह बोली, भाभी आपने ठीक सुना है कि मैं एक हिजड़ा हूँ। जो भी हो रहा है मेरी वजह से ही हो रहा है। मैं हिजड़ा पैदा हुई थी। मम्मी ने ये खबर सबसे छुपा ली थी। उन्हें डर था अगर ये बात खानदान में निकल गई तो उन्हें डिवोर्स हो जाएगी या फिर मुझे हिजड़ा ग्रुप के हवाले कर दिया जाएगा। बस मम्मी ने इस बात को अपने पति से भी छुपा लिया था। यूँ मैं बड़ी होने लगी थी। मैं 15 साल की थी जब मम्मी की तबीयत बड़ी खराब हो गई थी। मम्मी ने अर्जुन को अपने पास बुलाकर सारी बात की थी। उसे बता दिया था कि मैं हिजड़ा हूँ। मम्मी ने अर्जुन से कहा, तुम अपनी बहन का पर्दा बनाए रखना, उसे दुनिया वालों से छुपाए रखना। अर्जुन ने मेरा बहुत ख्याल रखा। सब कुछ ठीक जा रहा था मगर पापा ने कह दिया कि अर्जुन के शादी करके जूही की भी शादी कर देंगे। मेरी शादी हो जाती तो गजब हो जाना था। इसलिए अर्जुन ने मुझे बचाने के लिए ये सब खेल रचाया है। उसने अपनी 5 पत्नियों के साथ ये सब किया था। वह लड़कियां ठीक है और सही सलामत है, अपने अपने घरों में हैं। बल्कि अब तो उनकी दूसरी जगह शादियां भी हो गई हैं। अर्जुन आपको भी अपने घर से निकाल देना चाहता था ताकि मेरी शादी का ख्याल पापा के दिमाग में भी ना आए। तब मैं बोली, आप दोनों ने तो इस समस्या का हल बहुत अजीब सा निकाला है। किसी दूसरी लड़की की जिंदगी खराब करके आप लोग अपनी इज्जत कैसे बचा सकते हैं? फिर मैंने कहा, जूही तुम शादी नहीं कर सकती, मगर अर्जुन तो मर्द है ना, वह तुम्हारे खातिर अपनी खुशियों से दूर क्यों रह रहा है? तब जूही ने अर्जुन के आगे हाथ जोड़ दिए थे और बोली, भगवान के लिए अर्जुन अब तुम चंपा को अपना लो। वह चुप हो गया था। मैं बोली, मैं सारी समस्याएं संभाल लूंगी। अर्जुन ने मेरा हाथ थाम लिया था। मुझे तो यही लगता था इस दुनिया में सबसे अच्छी ताकत सच है। मैंने भी सच का सहारा लिया और अपने ससुर जी को सब कुछ बता दिया। वे दंग रह गए थे, उन पर गम सवार हो गया था। वे कहने लगे, मैं इतना बुरा तो नहीं था जितना मेरी पत्नी मुझे समझती रही। काश उसने मुझे सब कुछ खुलकर बता दिया होता तो ये नौबत ही ना आई होती। खैर मेरे ससुर ने जूही को खुले दिल से अपना लिया था। अब मैं और अर्जुन अब खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। अब हमारे 2 बच्चे भी हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।